काल भैरव, ये एक ऐसा नाम है जिससे दुश्मनों के परछक्के उड़ जाते हैं। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि बार-बार, बार-बार पहलगाम के बाद से भैरव जी का नाम जो है, वो कभी बड़े-बड़े टॉप लीडरशिप के मुँह से आ रहा है और अब तो एक बहुत ही बड़ा धमाका किया है भारत की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने। भैरव जी का जब ये ज़िक्र आ रहा है तो आखिर प्लानिंग क्या चल रही है? कुछ तो बड़ी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि भैरव जी के साथ राजनाथ सिंह जी जुड़े हुए हैं, मोदी जी जुड़े हुए हैं। उसके साथ-साथ अब एक नया बहुत बड़ा धमाका भी लॉन्च किया गया है, उस पर भी आएँगे पर उसके साथ-साथ ये सीआईए के एजेंट बता क्या गए? ऑन अ पब्लिक इंटरव्यू विद एएनआई इतनी बड़ी बात बोल गए हैं, कन्फर्म कर गए हैं वो चीज़ें जो आज तक अल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया के कई दिग्गज बात करते रहे। हमारे साथ जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, ही इज़ आल्सो डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज़ फॉर दैट इज़ सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज़। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किसी डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं, चुपचाप। क्योंकि मोदी जी की एक्टिविटीज़ को अगर नापना है तो उनके शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो हिंट देना बहुत पहले शुरू कर देते हैं कि वो करने क्या वाले हैं। ओवर टू यू सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ, लेकिन व्यस्तता के कारण ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भैरव शब्द क्यों यूज किया गया है। भैरव, आपको पता है, उनका पूरा नाम है काल भैरव। काल का मतलब होता है समय, और भैरव उस स्थिति का वर्णन है जबकि शिव जो है एक तरह से तांडव की मुद्रा में आ जाते हैं। तो आप दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगी तो शायद ये मैसेज जा रहा है कि जो शिव हैं वो अब अपने चरम सीमा पर आ गए हैं, जहाँ तक रौद्र रूप की बात है। तो अगर कुछ ऐसा करना है जहाँ पे एक रौद्र रूप भारत का दिखे, तो उसके लिए हम लोग जो हैं, हमारी जो सेनाएँ हैं, वो भैरव रूप धारण कर रही हैं। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैरव का कोई एक स्पेसिफिकली कोई चीज़ है या कोई इवेंट है या फिर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हैं, बट ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, एक कल्चरल मैसेजिंग है हमारे सेनाओं के अंदर कि भाई अगली बार अगर कुछ होता है, तो काल भैरव से नीचे हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम काल भैरवी रूप इख्तियार कर लेंगे या उसको उसको अपना लेंगे, तो आप समझ सकती हैं कि तांडव के बाद क्या होता है। शिव जो है लाइफ और डेथ दोनों डिसाइड करते हैं, लेकिन भैरव जो है वो डेथ पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस बार सत्यानाश होगा, हमारे जो दुश्मन है उनका सत्यानाश होगा। सत्यानाश करने के लिए इंडियन आर्मी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ध्रुवा ब्रिगेड बनाई गई है। अच्छा, अभी कुछ नंबर्स में है ये को धीरे धीरे और ध्रुवा ब्रिगेड्स बनेंगी। इसमें सभी लड़ाई के साजो सामान और दस्ते रहेंगे, तो उसको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो उसमें आर्मर्ड भी होगा, इंजीनियर्स भी होगा, सिग्नल भी होगा, मतलब हर तरह की जो व्यवस्था है उसी के पास खुद रहेगी। और इसका काम है स्विफ्ट एक्शन, यानी कि पलक झपकते दुश्मन के ऊपर हमला करना। अब जमीन पे हमला कितना टाइम लगता है वो तो जमीनी हालत पर डिपेंड करेगा, जहां पर जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। और इसमें जो है आर्मी, एयरफोर्स और अगर जरूरत पड़ी तो नेवी भी, सब एक साथ जो है आक्रमण करेंगे दुश्मन के ऊपर, ताकि दुश्मन दोबारा जो है ना, ये इस तरह की हरकत करने की सोचना तो दूर, वो भूल जाए उसके बारे में कि ऐसी कोई चीज भी होती है कि हमको कश्मीर में कुछ करना है या भारत को कुछ करना है। एक तरह से उसको अल्जाइमर, यानी वो बोलते हैं ना, डिमेंशिया की बीमारी हो जानी चाहिए, जिसमें कि कश्मीर और भारत का जो उसके उसके दिमाग में चित्र होना चाहिए कि भाई भारत से पंगा मत लो, नहीं तो दंगा हो जाएगा। समझ गया? सो ये अब भैरव बटालियंस के ये जो नए इनिशिएटिव्स इंडियन आर्मी ने शुरू किए हैं, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अगर मैं उनको गिनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहली बात तो है कि हमने एक एकेडमिया के साथ रिसर्च सेंटर्स खोल दिए हैं, जो कि काम कर रहे हैं लगातार। नया हथियार, नया वेपन, और उसको तुरंत जो है
अपने जो सेनाओं में हासिल करना वो इंडक्ट करने के लिए तैयारी करते हैं, ताकि हम लोग हमेशा जो है डेवलपमेंट है उससे आगे रहें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आगे रहें। फिर उन्होंने ये भी शुरू किया है कि हमारी जो स्ट्रक्चर्स थे वो पुरानी तरह की लड़ाइयों के लिए ज़्यादा थे। तो अब जो नई तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, इज़राइल देख लीजिए, तो अब ये लाइट हल्के दस्ते, लेकिन इतने इतने साजो-सामान से लैस हों, ताकि दुश्मन के ऊपर जो इफ़ेक्ट हो, वो एकदम कमर तोड़ इफ़ेक्ट हो। अब जो फ़ोकस है, इफ़ेक्ट पर है, ऑर्गेनाइज़ेशन पर नहीं है। अगर हमें दुश्मन के ऊपर इफ़ेक्ट किसी भी तरह से ऐसा करें, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन करे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुफ़ीद ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। तो भैरव बटालियन के पहले आता है एक ध्रुवा ब्रिगेड। तो अभी हम लोगों ने ध्रुवा ब्रिगेड शुरू करी है और ये दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि हम खाली पाकिस्तान को देख रहे हैं भाई। शी जिनपिंग साहब को भी मैसेज जा रही है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिप्लॉय हो रही हैं। इस तरह का जो ध्रुवा ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, जो सेल्फ कंटेन्ड ब्रिगेड है, इनकी इनकी जो साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है, वो सुदर्शन चक्र की तरह होगा। सो ध्रुवा ब्रिगेड के बाद आ जाती हैं भैरव बटालियंस। अब भैरव बटालियंस ऐसी बटालियंस हैं जो इन्फेंट्री की होंगी, जो कि एक हमारी जो पैरा कमांडो बटालियन होती हैं, जो कि स्पेशलाइज़्ड हवा, पानी कहीं से भी जाकर के हमला करती हैं और जो इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, जो कि पैदल सेना कहलाती है, उनके बीच में एक फ़ोर्स तैयार किया गया है जो 250 से 200 से 250 लोगों का फ़ोर्स है। इनके पास सब कुछ रहेगा, ड्रोन रहेगा, फायर लाने के लिए सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहेंगे। अपने अपने आँखों से ज़्यादा दूर तक देखने के लिए आईएसआर सिस्टम, मतलब आप समझ लीजिए हर तरह की चीज़ों से इनको लैस किया जाएगा और ये शुरुआत हो रही है अभी इनके आई थिंक 5 या 6 कुछ बटालियंस रेज़ हो रही हैं। धीरे-धीरे हम लोग ऐसी कई बटालियंस रेज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो आदमी होने चाहिए ना, वो भैरव की तरह होने चाहिए। उनके मुँह पर ना मतलब भैरवी काल दिखना चाहिए कि यार ये आ गए, भागो यहाँ से। सो उस तरह के आदमियों का चुनाव शुरू हो गया है, उनको बनाने के लिए, इस बटालियंस को तैयार करने के लिए। तो इन सब में टाइम लगता है। अब आप ये झिल्ली सूट बोलते हैं इसको, जिसमें कि अगर वो इस तरह से अपना कैमोफ्लेज कर ले, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई बंदा भी है या नहीं है। और वो तब आपके ऊपर उठेगा जब आप बिल्कुल ही उसके नज़दीक आ गए होगे और उसके निशाने पर होगे। तो इस तरह का ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक बिल्कुल अपने आप रहेंगे, कोई र सप्लाइज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है भैरव बटालियंस। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आर्टिलरी में भी ऐसा किया गया है। आर्टिलरी की जो रेजिमेंट्स हैं, उनको भी इसी तरह का बनाया गया है ताकि जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज फायरिंग है, वो खुद ही करें। पहले क्या होता था 40 मिनट, 50 मिनट लग जाता था हमको दुश्मन के ऊपर फायर डालने के लिए। अब हमारा एम है कि 3 से 4 मिनट के अंदर दुश्मन स्पॉट हुआ और उसको हमने नेस्तनाबूद किया, उसका सफाया कर दिया। तो इस तरह की आर्टिलरी ब्रिगेड्स जो हैं, वो भी बन रही हैं। फिर बैटरीज़ बन रही हैं ड्रोन्स के साथ आर्टिलरी की। सो इस तरह की जो नए इनिशिएटिव्स हैं खाली भैरव से नहीं लिमिटेड है। ये भैरव एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एक आइडिया है, जिसके तहत ये सारी नई-नई चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें हर सोल्जर भी भैरव होगा, सामान भी भैरव होगा और उसका जो लड़ने का तरीका है वो भी भैरवी होगा। राग भैरवी नहीं है, ये आग भैरवी है। आप समझ रहे हैं? ये राग भैरवी नहीं है, ये आग भैरवी है। राग भैरवी का ज़माना खत्म हो गया। अब जो है भारतीय सेना या भारतीय एयर फ़ोर्स, भारतीय नेवी, उनका सिर्फ़ एक म कल आपको जान कर के खुशी होगी कि कल पेपर्स में आया था कि तकरीबन 79 स स 9000 करोड़ का नई जो इक्विपमेंट है, वो सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें गन्स भी शा नेवी के लिए, जिसमें गन्स भी शामिल है। एलपीडी, एलपीडी क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक। इसमें इन्फंट्री जो है पैदल सेना को लेके समुद्री रास्ते से जाया जाता है। अब दुश्मन को सोचिए क्या हो रहा होगा? अभी तक तो वो सोचता था खाली भाई आई मीन बॉर्डर पे ही हमला होगा। अरे भाई यहाँ तो हमारी जो नेवी है, उसका फुल कंट्रोल है अरब सागर में, फुल कंट्रोल है बे ऑफ बंगाल में। तो इससे खाली आप समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर ही फ़ोकस है या चाइना के ऊपर भी फ़ोकस है।
हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बांग्लादेश एक अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझ रहा है, उसके लिए भी फ़ोकस है कि खाली अटैक के रास्ते वो नहीं, बांग्लादेश चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है। तो ये जो 30 नए हमारे एलपीडीज़ भी बनेंगे, इस तरह की कई सारी चीज़ें बन रही हैं, जहाँ पे इन्फेंट्री, नेवी, एयरफ़ोर्स सारे मिक्स होकर के एक तांडव मचाएँगे दुश्मन के ऊपर, जो भी दुश्मन होगा। हम लोग बात करते थे कि हमारे ऊपर मल्टीपल थ्रेट है भाई, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, आजकल बांग्लादेश भी मुँह उठाता है, कभी-कभी और छोटे-छोटे देश हैं वो भी सनकी हो जाते हैं, बट उनको फिर धीरे से समझाना पड़ता है, बच्चे भाई तू ज़्यादा उछाल मत, नहीं तो तेरा हाल जो होगा तो तुझे पता होना चाहिए। तो अभी क्या है कि ये एक मल्टी फ्रंट, मल्टी डोमेन लड़ाई की तैयारी चल रही है और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं इसके साथ कि हमारा दुश्मन जो है ना, वो भी मल्टी फ्रंट हो जाए। अब आप देखिए पाकिस्तान का फ़ोकस ज़्यादा अफ़गानिस्तान पर हो गया है, बनिस्बत इंडिया के ऊपर। क्योंकि अफ़गानिस्तान ने तो बोला है हम तुमको भारत की सीमा तक खदेड़ के ले जाएँगे। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि मैं आपकी सेना को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ के ले जाऊँगा। वो क्यों हो रहा है? हर रोज़ 20, 25, 11 लोग मारे जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पाकिस्तान आर्मी के। सरेंडर्स हो रहे हैं। 2-200 250-250 लोग सरेंडर कर रहे हैं। कर्नल्स और मेजर्स जो हैं वहाँ पर उनका मुनीर से एकदम भरोसा उठ गया है। मुनीर बड़ी मुश्किल से अपनी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बार-बार वो भारत का नाम लगाता है। अभी कुछ दिन पहले अकेडमी में गया था, बात कर रहा था पाकिस्तान अकेडमी कि भाई भारत ज़रूरत ना करे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। ऐसा आदमी कौन होता है? भौंकने वाले कुत्ते ना काटते नहीं है, वो डरे होते हैं। आपने देखा होगा जो कुत्ता भौंकता है ना, उसका पूँछ जो होता है ना, उसकी टाँग के बीच में होती है। तो पाकिस्तान की टाँग इस समय उसके बीच में है और बांग्लादेश तो ख़ैर सोचे भी ना कि भारत की तरफ कुछ मुँह उठा के देखने के लिए यूनुस साहब को थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखना पड़ेगा कि अपने देश को बचा के रखें, ठीक है? एक भारत हमेशा सबका अच्छा चाहता है। जी। लेकिन अगर आप हमें धक्का दोगे, तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार धक्का दोगे तो सीधे कुएँ में फेंक देंगे आपको। जी। सर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी कई यूनिट्स बनाई जा रही हैं, सिर्फ़ एक नहीं है, बहुत सारी यूनिट्स बनाई जा रही हैं। सो बेसिकली दे आर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली फॉर ईस्ट एंड वेस्ट बट आल्सो फॉर द नॉर्थ। क्योंकि मैं नॉर्थ को भी नहीं कम नहीं मान नहीं इनफैक्ट नॉर्थ के लिए हम लोग जो है पहला फ़ोकस हमारा नॉर्थ पे है क्योंकि हमारे लिए बड़ा खतरा क्या है? बड़ा खतरा हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर से आएगा। उसके बाद ये छोटे-छोटे तटपंजे हैं जो पाकिस्तान हो गया या बाकी जो लोग अपना असर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो बड़ा खतरा है वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ से है। तो हमारा फ़ोकस एक्चुअली इस समय नॉर्थ पे उतना ही ज़्यादा है बल्कि ज़्यादा है वेस्ट से। ठीक है? अब सर कल ही न्यूज़ थी वेस्ट से जो एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं, जो आपने पहले ज़िक्र किया था वीडियो के पहले, कि वेस्ट में कई सारी एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, एक बिसाइड्स हमारी तैयारी के, क्योंकि ये हमको हेल्प करती हैं तैयारी में अगले युद्ध के लिए और अगला युद्ध किस तरह से लड़ा जाए। सर क्रीक में उछल-कूद मचा रहा था, तो उसको तो चुप करा दिया गया। इसी तरह से और कई जगह पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हमारा ध्यान भटके और वो अफ़गानिस्तान के ऊपर फ़ोकस करे, ऐसा नहीं होगा। अफ़गानिस्तान ने उसकी वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, उसकी रेल बना देनी है और वो रेल में सीधा उल्टा क्या बोलते हैं भारतीय बॉर्डर की तरफ आएगा और भारत क्या है, सो रहा है। सैंडविच कौन बन गया है इस समय? सैंडविच बन गया पाकिस्तान, ना कि भारत। पहले लोग बोलते थे कि भारत सैंडविच हो गया चाइना और पाकिस्तान में, आई एम सॉरी। चाइना की हालत इतनी खराब है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो उसकी हालत खराब है। उसके जो इक्विपमेंट हैं, वो कई सारे फेल हुए हैं। मैं मानता हूँ इकोनॉमी में बहुत आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है हमसे, लेकिन हर चीज़ इकोनॉमी से और ताकत से नहीं होती है। उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स की, वहाँ के सोल्जर कैसे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, भारतीय सोल्जर जो हैं, दुनिया के सबसे अच्छे सिपाही हैं। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 ले लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 ले लीजिए, जिस तरफ से भारत लड़ा है, भारत जीता ही है। एक
गलती हुई हमसे जब हमारे इंडिपेंडेंस मिली तो हमने अपनी सेना को कम करना शुरू कर दिया था। उस समय हमारे पास सेना ही नहीं थी वर्चुअली, बहुत छोटी सेना थी। तो उस समय हम आउटनंबर हो गए, लेकिन जहाँ-जहाँ लड़े भारतीय सैनिक, वहाँ-वहाँ उन्होंने अपना नाम का लोहा गाड़ दिया, चाहे वो शैतान सिंह हो, चाहे वीएन शर्मा हो, चाहे बैटल ऑफ वलोंग हो। ऐसे-ऐसे लड़ाइयाँ हैं जहाँ पर शायद चीनियों ने भी उनको सलाम किया, उनकी इतनी ज़्यादा बहादुरी दिखाई इन लोगों ने। तो अगर मान लीजिए हमारी सही ताकत रही होती, सही नफ़री रही होती, तो चाइना मदाले के अंदर हमारे अंदर घुस पाता। और उसके बाद देखा होगा आपने 67 ले लो, कोई भी लड़ाई ले लो, चाइना की मिट्टी पलीती हुई है। गलवान ले लीजिए, डोकलम ले लीजिए। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में डोकलम के बारे में ज़िक्र किया था कि एक हमारे ऑफ़िसर ने जाकर के एक छोटा-सा काम किया और उसके बाद वो सारे वहीं पर खड़े हो गए। ठीक है? सो मेरा ये मानना है कि ये सारी जो तैयारियाँ हो रही हैं वेस्टर्न फ्रंट पे, ये उस समय के लिए हो रही हैं, उस वक़्त के लिए हो रही हैं कि अगर किसी ने काल भैरव को तंग करने की कोशिश की, तो काल भैरव भूल जाएगा कि वो शिव हैं, फिर वो भैरव बन जाएँगे। बिल्कुल ठीक सही है, सर, तभी तभी मोदी ये जी भी चाइना बार-बार अपने 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 जो पब्लिक रैलीज़ हैं, उसके अंदर मोदी जी इनडायरेक्ट हिंट्स दिए जा रहे हैं। दिस इज़ न्यू हुँ। भारत, दिस न्यू भारत worships भगवान शिव and also becomes काल भैरव in front of nations. और देखिए भारत के जो हमारे कॉन्सेप्ट कल्चर जो है हमारी हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें 3 रूप हैं भारत के, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। पार्वती क्या है? दुर्गा है, तो शक्ति। लक्ष्मी क्या है? इकोनॉमी है, जो दिवाली में अभी खत्म हुई है। सरस्वती क्या है? नॉलेज है। इन तीनों को मिला करके भारत अब नए रूप में आ रहा है। और अगर इन तीनों को आप जोड़ दें और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि एक हमारे जो एक तरह से समझ लीजिए पूज्य हैं, हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं। ये 3 3 लोग और ये 3 नारियाँ अगर ये आपस में जुड़ जाएँगी तब बनेगा भैरव। ब्रह्मा को बोलते हैं जनरेटर, जी फॉर जनरेटर। विष्णु को बोलते हैं ओ ऑपरेटर, जो सुदर्शन चक्र बना के गए, वो हो गए विष्णु। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर शिव, वो हो गए डिस्ट्रॉयर, यानी कि गॉड जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और इनके पीछे जो ताकत है, बोलते हैं ना हर हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बहुत बड़ी नारी शक्ति का हाथ होता है, और वो है यही कि भाई लक्ष्मी पार्वती और अ, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। इन तीनों का इन इन 6 लोगों का जब एक कॉकटेल बनता है, जब एक रूप बनता है, वो अब भारत उस तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इसीलिए आजकल हमारे जो लीडर्स भी हैं, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, हमको तैयारी करनी है। खाली बोलने से काम नहीं होता है। और इसलिए आप देख रही होंगी ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, चाहे वो अलास्का में हो रही हो, चाहे वो राजस्थान में हो रही हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रो हिंद भी एक एक्सरसाइज हुई थी हमारी। कहीं कहीं भी जहां हम एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, हम अपने जो है अस्त्र और शस्त्र को धार, उसकी जो धार है उसको तेज कर रहे हैं, ताकि देखते ही दुश्मन मर जाए, चलाने की भी जरूरत ना पड़े। जी, तभी सर भैरव जी के नाम से काल भैरव ड्रोन्स भी आ रहे हैं, यूनिट्स भी आ रही हैं, कमांडोज भी आ रहे हैं। इट सीम्स द प्रेपरेशन इज फुल फ्लेजेड। सर इनकी इक्विपमेंट्स और जो इनका आर्म्स एंड एम्युनिशन जो इनको दिया जा रहा है, कह रहे हैं टॉप ऑफ द आर्ट है, टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी है। बिकॉज हम्म। अभी जो सर ने बोला, मैं बस एक लाइन में कहना चाहूंगी, द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट को लॉन्च किया जा रहा है। द मैन विल बी आयरन मैन, आई वुड से, विद द बेस्टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो छोटी सी यूनिट वो काम कर दे जो मतलब लाखों की, जिसके आगे लोग घुटने टेक दें, उस टाइप की तैयारी हो रही है। सर ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इसको भी लेके यहाँ पे, सॉरी, राजनाथ सिंह जी गए थे जब ये भैरव रेजिमेंट की बात हो रही थी, तो वहां पे कई स्टेटमेंट्स आए।
कहा जा रहा है कुछ तरीके की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी चल रही है वेस्ट में, कीपिंग लॉट ऑफ थ्रेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट स्पेशली। जी। देखिए कोई भी इशारे को इज़राइल में, मैं इज़राइल के एक राजदूत का भाषण सुन रहा था। उन्होंने बोला कि अगर मुझे कोई थ्रेटन करता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो मुझ पर हमला करेगा और इसलिए मैं तैयारी करूँगा और उसको पहले ठोक दूँगा। ये इज़राइल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ईरान बोलता है कि मैं तो भाई इज़राइल को एकदम खत्म कर दूँगा, तो इज़राइल बिलीव करता है कि ये खत्म कर दूँगा। ये ईरान मेरे लिए खतरा है, इसलिए मैं ईरान को पहले ही तोड़ दूँगा या उसको पहले ही खत्म कर दूँगा। अब हमारा भी एटीट्यूड कुछ उस तरह का बन रहा है। सर क्रीक में इन्होंने कुछ उगल-बुगल करने की ज़रूरत करी, तो अब जो उनको मैसेज जा रही है कि भाई सोचना भी मत। नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा कि तुम भूल जाओगे कि सर कहाँ है और क्रीक कहाँ है। आपको पता है ना क्रीक का मतलब क्या होता है? फाड़, और सर का मतलब होता है सर। तो अगर आपका सर कहीं जाएगा और क्रीक कहीं जाएगी और उसके बाद हो सकता है कराची हमारे पास आ जाए। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, उन्हीं को एक मैसेज देने के लिए कि नेवी भी इसमें शामिल होगी, एयरफोर्स भी शामिल होगी, आर्मी भी शामिल होगी। आर्मी के जो नए-नए इनिशिएटिव्स हैं, उनको ज़मीन पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। इन सब चीज़ों की तैयारियाँ एक कोई भी देश करता है, अगर नहीं करता है तो फिर उसकी फ़ौज समय के साथ नहीं चल रही है। हम तो समय के साथ चलना चाहते हैं ना। अगर दुनिया में बदलाव हो रहा है, अगर हमने बदला नहीं अपने आप को। मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब पे और उसमें बताया था कि भाई जो राम त्रेता युग में आए थे ना, तो राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन वो विष्णु के ही अवतार थे। लेकिन जब कृष्ण बन के आए धरती पर, तब उनका नाम राम, वो राम जैसे नहीं थे, तब वो कृष्ण बन गए। और कृष्ण का क्या काम था? उस समय के हालात को देखते हुए भगवान भी अपना रूप बदल देते हैं। यानी कि जो आज हो रहा है उसके लिए भी हमको अपना रूप बदलना पड़ेगा। कृष्ण जो थे, गीता का उपदेश देते थे कि भाई हमारी जो मोरल है, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एक ऊँचे दर्जे की होनी चाहिए। बिल्कुल कोई आपको छू ना सके, इस तरह का आपका धर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। लेकिन वही कृष्ण एक ऐसे आदमी से झूठ बुलवाते हैं जिसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हो। अश्वत्थामा मारा गया नरों या हथो, नरों या हथों पे उन्होंने शंख बजा दी, नरों या हथो गायब हो गया। अश्वत्थामा उनका सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर था। वो मर गया, पूरी की पूरी महाभारत बदल गई। कर्ण, कर्ण का कवच उन्होंने कुंती के इस्तेमाल से उसका कवच वापस उससे हथिया लिया ताकि अर्जुन जो है कर्ण को मार सके। तो उन्होंने सब हथकंडे किए जो आज कर रहे हैं, लेकिन थे तो भगवान। तो भगवान भी बोलते हैं कि समय के साथ आप अपना रूप बदलिए। तो भारत भी जो है उसी उसी धरोहर का एक हिस्सा है आज। तो अब अगर भैरव नहीं बनेगा, तो हम तो समय के साथ नहीं बदले ना। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है हमारे देश के लिए कि वो इस रूप में जा रहा है, इस पहचान से आगे बढ़ रहा है कि हमारे जो दुश्मन हैं, उनको एक खतरा महसूस हो ऐसा, जो कि एक्जिस्टेंशियल हो। उनकी 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 आई थिंक चीफ ने ही बोला था कि अगर आप इतिहास में नहीं रहना चाहते हो, नहीं तो हम आपका ज्योग्राफी या भूगोल बदल देंगे। तो ये जो जी। इतिहास में अगर रहना है, तो हम भूगोल बदल देंगे जो चीफ ने बोला था, ये भूगोल बदलने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। अगर उन्होंने ज़रा-सी भी कुछ उल्टी-सीधी हरकत करी, तो इस तरह का उनके ऊपर वार होगा। ये वेस्टर्न एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह जो हो रही हैं, उसी लिए हो रही हैं। ऑस्ट्रो हिंद नेवल एक्सरसाइज़ थी, वो नेवी हमारे लिए कहाँ पर आता है? अरेबियन सी में देखिए। कंपैरिज़न देखिए इंडियन नेवी का और पाकिस्तानी नेवी का। पाकिस्तान नेवी में 30 एक गिने-चुने जहाजी बेड़े हैं। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पता नहीं क्या-क्या है।
हम चाहें तो पाकिस्तान को बस एक तरफ से ही खत्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक मैसेजिंग जा रही है पाकिस्तान के लिए कि यू डेयर नॉट लुक एट इंडिया विथ एनी इविल डिजाइन्स। हम भोगते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या ताकत है। और ये दोनों के लिए शामिल है, ये सारे बिग पावर्स के लिए शामिल है। चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, या फिर छोटे पावर जो हैं पाकिस्तान के, जो कि अपना बार-बार मुँह खोलते हैं और बदनाम होते हैं। जी। और सर इस नहले पे दहला अब तो इन्हीं के लोग इनके इनके अगेंस्ट टर्न कर रहे हैं। वो एजेंसी जो इनके साथ मिलकर, चाहे वो अफ़गानिस्तान में क कलेश मचाना हो, चाहे भारत में कलेश मचाना हो, इज़राइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। अब उसी एजेंसी के, मैं उस एजेंसी का नाम सामने लिखा हुआ है, मैं पर लूँगी नहीं वर्बली, उसी एजेंसी के लोग अब सामने आकर बोल रहे हैं कि भई पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या-क्या गेम खेली। मतलब पाकिस्तान ने और सीआईए ने मिलकर, आईएसआई और सीआईए ने मिलकर क्या-क्या गुलछर्रे उड़ाए हैं। जी। आई एम यूजिंग द वर्ड गुलछर्रे विथ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बाय द वे। जी। देखिए, सीआईए का जहाँ तक सवाल है, वो हर देश में अपनी पहुँच बनाना चाहता है और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या फिर इंटेलिजेंस गैदर करता है। चाहे सीआईए नहीं, कोई भी देश जो है वो इस तरह की कार्रवाई करता है ताकि वो तैयार रहे आने वाले खतरे के लिए। लेकिन पाकिस्तान को सीआईए एक अपना वासल स्टेट मानता है। वासल स्टेट का मतलब होता है कि वो उसका उसका ही एक दास स्टेट है। उसका दास है वो, पॉन है। तो पॉन को क्या करते हो आप? थोड़ा-सा धक्का मारो तो लुढ़क जाता है। तो पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह से रखा है कि ना वो इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर कर पाए और ना वो अमेरिका के बिना आगे चल पाए। तो जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि लिक्विड ऑक्सीजन में रखा हुआ है उसको, कि ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा-सा लिक्विड ऑक्सीजन डाल देते हैं और फिर उनको दोबारा ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं तो चोक हो जाते हैं। तो अमेरिका जो एनआईए या सीआईए जो आपने ये लिखा है इसमें, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 10 साल तक कोई रिवील नहीं कर सकता। ये इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो आपने देखा होगा, इन्होंने मिस्टर जॉन ने 2002 की बात की है। जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, तो प्रेसिडेंट होते थे, तो 2002 अभी डिक्लासिफ़ाई हो गया। तो जो चीज़ इनकी डिक्लासिफ़ाई हो जाती है, उसको कोई भी बोल सकता है। तो इन्होंने उसी ही अंदाज़ में बोला है और ये बोला है कि भाई 2002 के बाद काफ़ी चेंजेज़ आ गए हैं। पाकिस्तान के जनरल्स बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, उनके कंट्रोल में है। बहरहाल जो भी बात हो, जिस तरह से रिएक्शन अमेरिका का हुआ जब किराना हिल्स और चगाई हिल्स और भोलारी में स्ट्राइक्स हुई हैं, ये क्या दर्शाती है? ये कुछ दर्शाती हैं, कुछ मैसेजिंग करती हैं, कितना सही कितना गलत ये तो किसी के पास अगर अंदर वाली खबर है वही बता सकता है। लेकिन एक इन्फरेंस आप ज़रूर ले सकते हो इन सब चीज़ों से कि पाकिस्तान जो है, न्यूक्लियर के मामले में कोई भी चीज़ बिना अमेरिका के इजाज़त के नहीं कर सकता। अगर आप सोचिए, सऊदी अरेबिया का उन्होंने पैक्ट साइन किया। अमेरिका के रिश्ते सऊदी अरेबिया से भी अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो डील साइन की कि भाई आपका आपके ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, हमारे ऊपर हमला तुम्हारे ऊपर माना जाएगा। एक तरह से न्यूक्लियर गारंटी या न्यूक्लियर कवर देने की बात करी थी। ये पाकिस्तान अपने आप कर ही नहीं सकता, उसमें ताकत भी नहीं है और ना ही उसमें हिम्मत है। ना उसमें काबिलियत है, ना उसमें कैपेबिलिटीज़ है। उसको जब तक अंकल सैम ने कुछ किया नहीं होगा, जब तक उनको बोला होगा हाँ भाई कर ले तू, खुश हो जा, तू कर ले ये एग्रीमेंट, तो उसने किया एग्रीमेंट। तो ये जब सऊदी अरेबिया के ऊपर अभी हम पाकिस्तान के ऊपर जब ये हमला वगैरह हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से, सऊदी अरेबिया आया उनको मदद करने के लिए? नहीं आया ना। डिफेंस मिनिस्टर ने और उल्टा और धमकी दे दी है कि भाई और अगर कुछ करोगे तो हम तुमको मतलब डिफेंस मिनिस्टर से मेरा मतलब है अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, और तुम करोगे तो हम तुमको अंदर घुस करके खदेड़-खदेड़ के मारेंगे अब। इस तरह की लैंग्वेज आप सोच सकती है कि कोई यूज़ कर सकता है? अफ़गानिस्तान ने तो अमेरिका तक को चेतावनी दे दी है। उसने बोला कि आप शायद भूल गए हैं, हम लड़ते रहेंगे आपके साथ अगर आप दोबारा हमारी तरफ आने की ज़रूरत करेंगे या बगराम बेस को लेने की कोशिश करेंगे। तो भारत, मैंने एक किसी प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, भारत जो है
एक नेवला का रूप धारण कर चुका है। नेवला जो है सही समय का इंतज़ार करता है और साँप को मार देता है। साँप कौन-कौन है हमारे चारों तरफ? आप अपना अंदाज़ा लगाइए कौन-कौन है साँप हमारे चारों तरफ और इन साँपों को मारने के लिए एक मंगूस स्ट्रैटेजी जो मैंने एक पी गुरुज़ के प्रोग्राम में मैंने बताई थी, वो काफ़ी लोगों ने उसको शॉर्ट क्लिप में भी देखा है। वो मंगूस स्ट्रैटेजी अब भारत इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कि आपको पता होना चाहिए शिवाजी ने जो अ, एक एक जानवर होता है गो, लिज़र्ड होती है, उसका इस्तेमाल करके सिंहगढ़ फोर्ट फ़तेह कर लिया था। शिवाजी के सिर्फ़ गिने-चुने 100 डेढ़ 100 सैनिक थे और उन्होंने पूरा मुगलों की जो थी वहाँ पे फ़ौज प्लीज़ थी। प्लीज़ इलैबोरेट ऑन द स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर ओ थोड़ा-सा ओ बता दीजिए। ओ ओके, तो सिंहगढ़ जो फोर्ट था, ये मुगलों का फोर्ट था और शिवाजी जो थे, वो किले दर किले कैप्चर कर रहे थे। जैसे ही कोई किला कैप्चर होता है, तो उस जगह की सिटी कैप्चर हो जाती है। सिंहगढ़ जो फोर्ट था, उस इलाके का पूना के पास है ये, सबसे ऊँचा फोर्ट था और उसको कब्ज़ा करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी शिवाजी को। तो शिवाजी के एक वो थे, सेनापति थे, तानाजी मालसुरे उनका नाम था। तो उन्होंने शिवाजी को बोला, "आप हे महाराज आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह तक सिंहगढ़ फोर्ट आपके कदमों में रख दूँगा।" तो इन लोगों ने अपनी इनकी छोटी गैंग्स में काम करते थे ये लोग, गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप काम करते थे। पूरी मुगल की सेना थी अंदर, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस डायरेक्शन में गए जहाँ पे खड़ी दीवाल थी, यानी कि आप चढ़ नहीं सकते, एकदम स्ट्रेट पहाड़ जो था एकदम उसका क्लिफ सीधा था। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के पूरे इंडिया में गोह करके नाम सुना होगा आपने। गोह एक बड़ी-सी छिपकली जो छोटी होती है, ये बहुत बड़ी होती है। गोह का जो पैर होता है, उसमें वैक्यूम टाइप का पावर होता है, तो खड़ी दीवार पर भी चढ़ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, गोह के पेट के साथ रस्सी बाँधी और गोह को ऊपर फेंका, दीवालों के ऊपर। वो जाके दीवालों पे चिपक गए। अब इन लोगों ने उस रस्सी से ऊपर चढ़े और किले के अंदर इस डायरेक्शन से घुसे कि वहाँ की जो सेना थी सिंहगढ़ में जो थी, उनको पता ही नहीं चला कब उनके ऊपर हमला हुआ, भैरव बटालियन। समझ रही हैं आप? तो वो शिवाजी की जो स्ट्रैटेजी थी, टैक्टिक्स थी, वो अब सामने आएगी कि कोई सोचेगा भी नहीं कि किस तरफ से भारत घुस गया है। इसी तरह की कार्रवाई कारगिल में हमारी एक यूनिट ने किया था 17 जाट, जिन्होंने टाइगर हिल को जिन्होंने ग्रेनेडियर्स की योगेंद्र सिंह जो परमवीर चक्र मिला है। उन्होंने भी इसी तरह से एक ऐसा रास्ता चुना ऊपर जाने के लिए कि उनका घातक प्लाटून ने ही उनको घातक प्लाटून में कितने आदमी होते हैं? 20 आदमी हुआ करते थे उस ज़माने में। पीछे सीधे टॉप पे चढ़ गए, पीछे से। सामने से बाकी सेना आ रही थी, ये पीछे से चढ़े। जैसे ही पीछे से चढ़े उनको लगा कि यहाँ तो बहुत बड़ी सेना आ गई है और सारों ने मतलब अल्टीमेटली वहाँ सरेंडर किया। तो इस तरह की जो हमारी तरकीबें हैं, वो इस्तेमाल होंगी अब नए सिरे से, नए इक्विपमेंट से। अब गो का ज़माना खत्म हो गया। अब दूसरी गो आएँगी, एआई इनेबल्ड गो आएगी, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इनेबल्ड गो आएँगी। अब हर नए तरीके के जो इक्विपमेंट हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसपे का ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इस पे काम चल रहा है और दुश्मन सावधान रहे, ये मैं तो यही बोलूँगा कि भाई कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत, अपने दिमाग में ये ख़्याल भी मत लाना। जी, तो जब थैंक जब यू। ये लड़ाई हुई तो पूरी कहानी बता देता हूँ। तब तानाजी मालसुरे का फिर अंदर वहाँ जो उनका किंग था उसके साथ लड़ाई हुई, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो जैसे ही आप किंग मरता है, तो फिर वहाँ मतलब जो किले का जो लीडर है वो मरता है, तो बाकी सब सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में तानाजी मालुसरे की भी हत्या हो गई, मतलब उनको भी किसी ने मार दिया दुश्मन के। तो जो उनके जो दूत थे वो गए शिवाजी के पास और उन्होंने बोला कि हे महाराज, गढ़ एला पण सिंह गेला, गढ़ एला पण सिंह गेला। ये एक अपने आप में एक कहावत है पूना में, जिसको भी बोलेंगे वो आपको एक उनका एक वीर रस की कविता होती है, उसमें ये बताते हैं। यानी कि किला तो आ गया लेकिन शेर चला गया और वो शेर था तानाजी मालुसरे। और तब से
इस फोर्ट का नाम था कोंडाना, लेकिन जब इन्होंने कैप्चर किया तानाजी मालसुरे ने, तब से इसका नाम रख दिया गया सिंहगढ़, यानी कि शेर का गढ़। तो शिवाजी के टाइम पे इस किले के नाम को बदली किया गया। जिन्होंने इस गढ़ को जीता था पीछे से गो वगैरह लगा करके, उनको एक सिंह की, एक शेर की एक पदवी दी शिवाजी ने, और उस किले का ही नाम रख दिया गया सिंहगढ़। यहाँ पे एनडीए के बहुत नजदीक है ये, नेशनल डिफेंस एकेडमी के, और हमारे जो एनडीए के कैडेट्स हैं वो इसके ऊपर जरूर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो पनिशमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। उनको बोला जाता है भाई आप सिंहगढ़ चढ़िए इतने टाइम में और फिर वापस आइए। तो ये एक तरह से बेंचमार्क बन गया है हमारे ऑफिसर्स के लिए कि भाई सिंहगढ़ जो था, सिंहगढ़ तानाजी मालुसरे की तरह आपको लड़ना होगा। इसीलिए देखा होगा आपने कारगिल में, देखिए ऑफिसर्स ने किस तरह से अपना बहादुरी का जलवा दिखाया। जी, thank you so much, sir, for joining. It was such a interesting insights into a lot of things. But हाँ, क्योंकि आपने अश्वत्थामा वाला मेंशन किया, एक पर्टिकुलर सीरीज है, मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, कुरुक्षेत्र एआई से एनिमेटेड है। बिल्कुल, आई मीन नरसिम्हा जैसे बनी है, बहुत सारे व्यूअर्स ने नरसिम्हा देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो स्टेट ऑफ द आर्ट कैसे एनिमेशन बनाते हैं, नाउ लिटरली आवर पीपल आर कैचिंग अप, दे आर रियली सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉजिटिव स्टैंडर्ड्स, नॉट नेगेटिव। एनीमे मुझे नेगेटिव लगता है बिकॉज वो बड़े डार्क और अजीबो-गरीब से मुझे नजर आए, बट हाँ, नरसिम्हा मस्ट वॉच। कुरुक्षेत्र की सीरीज आई है, आई मीन यू नो इफ अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं, बच्चे क्या, मैंने देखी है कुरुक्षेत्र, फुल ऑफ लॉट ऑफ धार्मिक वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, कॉमेडी ऑल्सो, और उस समय के परिप्रेक्ष्य को एक डिफरेंट स्टाइल में पेश किया हुआ है। सीरीज ऑन आई थिंक नेटफ्लिक्स है ये। These are the kind of things we look forward to. Please go forward and definitely watch that. महाभारत in a different form, but बहुत अच्छी बनाई है। जिसने भी बनाई है, I don't know who the makers are, but really interesting. Thank you so much sir for joining. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हमारी कमिटमेंट, हमारी सिंसेरिटी आपके मापदंड पर खरी उतरती है, तो प्लीज आगे आएं और सहयोग करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। एंड अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट फॉरगेट अस टू फॉलो ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स @altnate_media_x एंड गायत्री टीएम, वहां पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर वी आर रिलीजिंग ऑल द न्यूज, नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम भारत बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपको एकदम कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट्स द ऑल्टरनेट मीडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।